योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कैबिनेट क्या बुलाई, पूरी राजनीति सुलग गई। बर्क ओवैसी के बाद कांग्रेस में विद्रोह का स्वर सुनाई दिया। अयोध्या में राम राज्य वाली कैबिनेट के बाद किसी को फिलिस्तीन और किसी को कुछ और याद आ रहा है। सवाल पब्लिक का है कि क्यों, सही कौन है गलत कौन है, इसी केंद्र बिंदु पर यह स्पेशल रिपोर्ट है सवाल पब्लिक का। स्पेशल पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। ये मंदिर बहरहाल गैर कानूनी है जो कुछ बना है, और ये अब ये चूंकि उनके हाथ में गवर्नमेंट है, बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट है, तो ये तो उनकी पॉलिसी है। वो जो भी करना चाह रहे हैं वो उनकी अपनी ताकत के बलबूते पर वो कर रहे हैं। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। कमलनाथ ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम राजीव गांधी ने शुरू किया था। आप उठा कर देख लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में हमारा अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। राम राम जय। सरयू के तट पर जैसे जैसे भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, जैसे जैसे श्री राम की अयोध्या सज रही है, संवर रही है, निखर रही है, जैसे जैसे श्री राम के पुनर्आगमन की घड़ी निकट आ रही है, राम राष्ट्र के सूत्र पर देश की संस्कृति सद रही है, वैसे वैसे अयोध्या और सनातन के नाम पर राजनीति करने वालों की खीज और चिढ़ उनकी जुबान पर आ रही है। ये वो हैं जिन्हें न देश के कानून पर भरोसा है, न देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास, जिनका एक मकसद है, एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, राजनीति चमकाना, भड़काना, झूठ के ढेर पर खड़े होकर चिल्लाना। 9 नवंबर यानी गुरुवार को अयोध्या में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। श्री राम की नगरी से यूपी सरकार का रामकाज चला तो कई विपक्षियों का दिल भी जला। दरअसल 9 नवंबर की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 4 साल पहले 9 नवंबर 2019 की तारीख को ही श्री राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। तो इधर बैठक चली, उधर राम मंदिर और अयोध्या पर वोट बैंक की राजनीति करने वालों का दिल जला। यहाँ तक हुआ कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अवैध यानी गैर कानूनी तक कह दिया। ये मंदिर बहरहाल गैर कानूनी है जो कुछ बना है, और ये अब ये चूंकि उनके हाथ में गवर्नमेंट है, बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट है, तो ये तो उनकी पॉलिसी है। वो जो भी करना चाह रहे हैं वो उनकी अपनी ताकत के बलबूते पर वो कर रहे हैं। तो इस पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये मुल्क के अंदर इंसानियत के खिलाफ जो काम हुआ है, जो कानून के भी खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है। सियासत में वोट की सनक किसी को कितना मजबूर कर सकती है, समाजवादी शफीकुर रहमान बर्क उसकी मजबूत पानगी है। इंसानियत को एक ही हद तक और एक ही चश्मे से देखने की सलाहियत इनके पास है। हैरानी तो इस बात की है कि बर्क सरेआम सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पर सवाल उठाते हैं और मुसलमानों में भ्रम और झूठ फैलाते हैं। 3 तस्वीरें भर नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि तक का सफर है। श्री राम की अयोध्या नगरी में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, यहीं से राजकाज चला। देश ही नहीं दुनिया में बसे सनातनियों को प्रतीक्षा भव्य राम मंदिर की है, जहां 2024 में श्री राम लला विराजेंगे, और आखिर में वो चेहरे हैं जो खुलेआम सुप्रीम फैसले तक को नकारते हैं, मुसलमानों को बरगलाते हैं।
बात सिर्फ कट्टरपंथी चेहरों भर की नहीं है। कथित सेकुलर सियासत करने वाले चेहरों ने भी बड़े महीन तरीके से धर्म को अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने राजनीतिक पैंतरों में टांका है। चुनावी मौसम में जो तिलक के साथ तीर्थों में नजर आते हैं, लेकिन फिर वोट बैंक के लिए अपने धार्मिक पहचान वाले चेहरों से कन्नी काट जाते हैं। कहीं मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो जाए। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को अपनी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया है। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी का डर है कि कहीं मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाए? दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल के दिनों में सनातन से जुड़े उन मुद्दों पर खुलकर बोला जिन मुद्दों पर कांग्रेस के बड़े नेताओं तक ने चुप्पी साध रखी थी। फिर चाहे वो उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर दिया विवादित बयान हो, प्रियांक खड़गे की सनातन पर विवादित टिप्पणी हो, डीएमके के नेता ए राजा का सनातन पर हमला हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन सनातन विरोधियों पर कांग्रेस के एक भी बड़े नेता के बोल नहीं फूटे। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि सनातन विरोधियों के खिलाफ बोलने पर मुस्लिम वोट बैंक का गणित बिगड़ जाता? अयोध्या के श्री राम मंदिर के मामले में भी रोड़ा कहां, किसने और क्यों अटकाया था, ये बात किसी से छुपी नहीं है। जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। तो भैया मामला एक अनार और 3 बीमार का है। एक वोट बैंक जिसके चारों तरफ सत्ता 1947 के बाद से घूमती रही है, जो कभी कांग्रेस की शक्ति था, 90 के दशक में जो समाजवादियों के साथ हो लिया और अब हैदराबादी भाईजान ओवैसी उस पर कौमी दावेदारी करते फिरते हैं। अजदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मंचों में मुसलमानों को बरगलाने और उकसाने के पैतरे में पीछे नहीं है। राजस्थान के एक चुनावी मंच में अजदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का जिक्र भी किया और फिलिस्तीन का मुद्दा भी उठा दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों मुद्दों को मुस्लिम जमात के सामने उठाने के पीछे ओवैसी का मकसद क्या है और फिलिस्तीन का समर्थन करके आखिर ओवैसी बताना क्या चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं। सांसें ओवैसी की फूल रही हैं। आजकल मुसलमानों को हक और हुकूक के नाम पर भड़काते भाईजान उन्हें नसीहतें देते फिर रहे हैं। हैदराबाद में मुकाबला फंसा है, लेकिन हिंदी बेल्ट में चुनावी रैलियों में मंचों से ओवैसी मजहबी चूरन भरपूर बांट रहे हैं। फिलिस्तीन युद्ध के छौके के साथ सबक सिखा रहे हैं। सबक हासिल करो, उन फलस्तीनियों से सबक हासिल करो। 1,80,000 फलस्तीनी अपने फलस्तीन मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी जानों को गंवा चुके हैं। 1,80,000 15 दिन में 10,000 लोग अपनी जानों को कुर्बान। ओवैसी यही नहीं रुकते। राजस्थान के चुनावी मंच पर उनको भी बाबरी की टीस उभरती है। बाबरी का जिक्र करते वो कमलनाथ और कांग्रेस पर वार करते हैं। कमलनाथ ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम राजीव गांधी ने शुरू किया था। आप उठाकर देख लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। लेकिन संकल्प ने कायाकल्प किया है। जो विपक्ष का राजनीतिक गल्प था वो लोकतंत्र में औंधे मुंह पड़ा है। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं कि 2024 की सियासी जमीन पर बड़ा मुद्दा अगर सबका साथ सबका विकास है तो उससे भी बड़ा मुद्दा प्रतिबद्धता की कसौटी पर कसा वो विश्वास है जो राम मंदिर के पूरा होने पर और मजबूत होगा। वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात
बार बार आती है। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। कि कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस करती? क्या समाजवादी पार्टी करती? और क्या बहन जी से कोई उम्मीद रखते थे क्या? भाइयों, जो राम और कृष्ण को ही काल्पनिक कह चुके थे, वे मंदिर क्या बनाते? अयोध्या में करीब 500 वर्षों का सनातनियों का आस्था संघर्ष सिद्ध हुआ है और इतिहास में हुआ उनके साथ अन्याय अब प्रखर दीप मालिकाओं के प्रकाश में धुल चुका है। और बस इसी रोशन अयोध्या से निकलता प्रकाश राम विरोधियों की आंखों में चुभता है। अयोध्या में साल दर साल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज की अयोध्या विश्व में फिर वही पहचान हासिल कर चुकी है। अयोध्या का दीपोत्सव नए कीर्तिमान रच रहा है। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिवाली पर 24 लाख दिए जाकर अयोध्या के घाटों को रोशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम की पैड़ी और चौधरी चरण सिंह के 51 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। वहीं योगी सरकार ने 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। सनातन सतत है, सनातन ही सत्य है और जो सत्य है उसमें सकारात्मकता के अंश है। श्री राम की अयोध्या सकारात्मकता के सनातन अंश से प्रकाशित हो रही है। (2023) की अयोध्या और 2024 की अयोध्या में एक बड़ा फर्क होगा। श्री राम जन्मभूमि पर चमकता भव्य राम मंदिर। तो क्या यही राम मंदिर कथित सेक्युलरिज्म का राग अलापने वाली पार्टियों और कट्टरपंथी लकीर पर सियासत गांठने वाले दलों के कट्टरपंथी नेताओं को दर्द दे रहा है? एक होता है जहर बोलना और दूसरा होता है जहर घोलना। ऐसा लगता है कि राम मंदिर पर सुप्रीम फैसला आने के बाद भी इस मुद्दे पर मुसलमानों के बीच जहर घोलने वाली सियासत कट्टरपंथी नेताओं की ओर से अभी भी जारी है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, ऐसा लगता है कि इनकी सियासत सिर्फ मुसलमानों को भड़काने और उकसाने तक ही सीमित है। एक तरफ कट्टरपंथी राजनीति है, राम मंदिर को लेकर नेगेटिव बयानबाजियां हैं, तो दूसरी तरफ राम राज की कल्पना और उस पर कार्य, जो असली समाजवाद की तस्वीर है, जहां विकास सबके लिए है। अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय पहले ही की सरकार ने ले लिया है। सरयू किनारे 40 मेगावाट की सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना के विकास का फैसला हो या स्मार्ट सिटी के रूप में अयोध्या का विकास या फिर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का विकास। इसके अलावा यहाँ 4 प्रमुख स्थानों हनुमानगढ़ी, नया घाट, अयोध्या रेलवे स्टेशन और गुप्तार घाट पर वाईफाई की सुविधा भी दे दी गई है। भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वास्तव में धर्म को जवाबदेही और कर्तव्य से जोड़ता है। यही राम का राष्ट्रवाद है, जो सबके हित के लिए है। 2014 के बाद से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इसी सूत्र को मोदी ने साधा है और योगी ने उसे यूपी में बखूबी उतारा है।
तो क्या राम मंदिर अयोध्या के बहाने विपक्ष की कोशिश उसी बदलाव पर वार करने की है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी में आपने देखा कि इस सब में भी फिलिस्तीन कहीं से डाल दिया जा रहा है। तो चलिए उस खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। 12,000 लोग मारे जा चुके हैं। एक तरफ से युद्ध रोको रोको की आवाज आ रही है, दूसरी तरफ से भर भर कर तोप गोले से लदे प्लेन उतर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने 1 लाख भारतीयों को बुलावा भेजा है। सवाल है क्यों? एक साथ 1 लाख भारतीय ऐसे समय में इजराइल क्यों बुलाए जा रहे हैं? सवाल पब्लिक की दूसरी स्पेशल स्टोरी। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को कब्रिस्तान बनाने के लिए इजरायली फोर्स ने बहुत बड़ी तैयारी की है। आईडीएफ की रणनीति ऐसी है कि सुरंगों और बंकरों में छिपे हमास के हजारों आतंकियों को सांस लेने के लिए ना तो ऑक्सीजन नसीब होगी, ना ही खाना पानी। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ इस वक्त डबल अटैक कर रही है। एक तरफ एयरफोर्स गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है, दूसरी तरफ ग्राउंड फोर्सेस हमास के खात्मे के लिए ऑपरेशंस चला रही हैं। इस्राएल के हमलों में गाजा पट्टी में अब तक 10,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हर तरफ तबाही का मंजर है। इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। उत्तरी गाजा में विनाश बहुत ज्यादा है, लेकिन सुरंगों में छिपे आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए आईडीएफ को बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, जिसके लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू 3 अहम रणनीति पर काम कर रहे हैं। नंबर 1, इजराइल की सैन्य ताकत कमजोर न पड़े, इसके लिए सरकार ने 3,60,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया है। विदेशों में रह रहे यहूदी भी देश के लिए जंग लड़ने के लिए इजराइल लौट आए हैं। नंबर 2, युद्ध के बीच इजराइल की आर्थिक हालत कमजोर न पड़े, इसके लिए नेतन्याहू सरकार ने विदेशी नागरिकों को इजराइल में नौकरी का ऑफर दिया है। इजराइल ने 1 लाख भारतीयों को भी नौकरी के लिए बुलावा भेजा है। नंबर 3, युद्ध में हथियारों, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों की कोई कमी ना हो, इसके लिए इजराइल अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों की मदद ले रहा है। गुरुवार को ही 123 कार्गो प्लेन और 5 जहाज 7,000 टन से ज्यादा हथियार, गोला बारूद और मिलिट्री से जुड़ा सामान लेकर इजराइल पहुंचे। जाहिर है अमेरिका, फ्रांस समेत कई तमाम देश इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों के खिलाफ जमीनी लड़ाई इतनी भी आसान नहीं। अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चार्ल्स ब्राउन ने कहा है, गाजा पट्टी पर इजरायली सेना की कार्रवाई लंबी चलेगी, इसकी पूरी तैयारी सेना को करनी चाहिए। आतंकी सुरंगों में कहां छिपे बैठे हैं, इसकी जानकारी अमेरिका को नहीं है, आईडीएफ इसे बेहतर जानती होगी। अमेरिकी सेना का मानना है कि गाजा में युद्ध लंबा चलेगा। इजराइल के मुताबिक युद्ध में अब तक उसके 38 सैनिक मारे गए हैं। आईडीएफ ने बीते कुछ दिनों में हमास के खिलाफ गाजा में जान गंवाने वाले अपने 9 सैनिकों की तस्वीरें जारी की हैं। इजराइल का मानना है कि हमास के पास 30,000 लड़ाके हैं जो सुरंगों में छिपे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में जमीनी लड़ाई और ज्यादा भीषण हो सकती है। इजरायली सैनिक बड़ी संख्या में हताहत हो सकते हैं। यही वजह है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए इजराइल ने वॉर फॉरवर्ड प्लान पर काम शुरू कर दिया है और भारत समेत तमाम देशों से लोगों को बुला रहा है। इजराइल ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी इंटरेस्ट रखा है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी उन्होंने वर्कर्स की मांग की है, तो इससे बहुत ज्यादा इंडियन वर्कर्स वहां जा पाएंगे। इजराइल सरकार 1 लाख भारतीयों को अपने देश में नौकरी देने की तैयारी कर रही है। तो क्या माना जाए कि गाजा में जारी इस जंग भारतीयों के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है? आखिर इजराइल को 1 लाख भारतीय लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? इजरायली कंपनियों में मजदूरों और वर्कर्स की इतनी कमी क्यों हो गई? क्या भारत का श्रम और इजराइल की तकनीक मिलकर नया अध्याय लिखेंगे? अग्रीमेंट भी है तो वैसे कोई परेशानी नहीं होगी। ये जरूरी है कि हम लोग स्किल्स मैपिंग करें
कि प्लम्बर्स चाहिए, सिविल वर्कर्स चाहिए, वेल्डर्स चाहिए, मेसनरी के लिए काम चाहिए, और इसमें सारे हमारे स्किल्स के हमारे बहुत सारे लोग वैसे ही हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वो जा सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल सिचुएशन है अभी उस इलाके में। आप जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच अभी युद्ध चल रहा है। इन सवालों पर गौर करने से पहले ये समझिए कि युद्ध के बीच इजराइल में मजदूरों की इतनी किल्लत क्यों पड़ गई। कंस्ट्रक्शन समेत तमाम कंपनियों में काम क्यों ठप पड़ गया। दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह यह कि इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 25% मजदूर फिलिस्तीनी हैं, लेकिन जंग शुरू होने के बाद इजराइल ने फिलिस्तीनी मजदूरों का वर्क परमिट रद्द कर दिया, यानी फिलिस्तीनी मजदूरों को इजराइल में एंट्री नहीं दी जा रही, जिससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 90,000 श्रमिकों की कमी हो गई। अब दूसरी वजह यह कि हमास के हमले और इजराइल के युद्ध के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक अपने देश लौट चुके हैं। बड़ी संख्या में भारतीय भी वापस लौटे। इस वजह से भी इजरायली कंपनियों में वर्कर्स की कमी हो गई। गाजा पट्टी में युद्ध लंबा खिंचने की संभावना है। ऐसे में इजराइल सरकार को देश की आर्थिक स्थिति खराब होने का भी डर है, क्योंकि मजदूरों की कमी से हर सेक्टर में कामकाज ठप हो सकता है। इसलिए इजराइल में बड़ी संख्या में भारतीय मजदूरों की डिमांड है। इजराइल में बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष फिगलिन ने कहा कि हमने सरकार से 90,000 फिलिस्तीनियों की जगह लेने के लिए कंपनियों को भारत से 1 लाख श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति देने के लिए कहा है। अब देखना यह है कि इजराइल सरकार क्या फैसला लेती है और युद्धग्रस्त इजराइल में मोदी सरकार अपने मजदूरों को भेजने की इजाजत देती है या नहीं। हालांकि इस साल मई में विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन के बीच एक एमओयू पर साइन हुए थे। समझौते के तहत 34,000 भारतीय मजदूर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में और 8,000 भारतीयों की नर्सिंग क्षेत्र में तैनाती की संभावना जताई गई थी। मई में जब इजरायली फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए थे, उस समय हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके दौरान हम लोग वर्कर्स को इधर से इंडिया से इजराइल जाने की फैसिलिटेशन करेंगे। बहुत सालों से इजराइल में हमारे केयर सेक्टर के वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, नर्सिंग में, ओल्ड एज हैबिलिटेशन का जो काम है। और वैसे तो गल्फ इलाका में आपको पता होगा कि हमारे 9 मिलियन वर्कर्स वहाँ पे हैं। भारत और इजराइल के बीच व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो भारत एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है और वैश्विक तौर पर इजराइल का 7वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। दोनों देशों के बीच साल 2022-23 में मर्चेंडाइज और सर्विस सेक्टर का कुल ट्रेड $12 बिलियन के करीब रहने का अनुमान है। 2022-23 में एक्सपोर्ट $8.4 बिलियन पर रहा, जबकि इंपोर्ट $2.3 बिलियन, यानी भारत सरप्लस में है। 2022-23 में भारत ने इजराइल को कुल $5.5 बिलियन का डीजल एक्सपोर्ट किया, जबकि $1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट कट और पॉलिश डायमंड्स का रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम कंपोनेंट जैसे आईसी और फोटोवोल्टिक सेल्स का एक्सपोर्ट $411 मिलियन का रहा। कुल मिलाकर भारत और इजराइल सरकार के बीच राजनीतिक रिश्ते जितने मजबूत, कारोबारी रिश्ते भी उतने ही मजबूती से आगे बढ़े हैं। מוקד של פרויקט בינלאומי חסר תקדים, פרויקט שיחבר תשתיות בין אסיה לאירופה. החיבור הזה יגשים חזון רב שנים, שישנה את פני המזרח התיכון, את פניה של ישראל, והוא גם ישפיע על העולם כולו. החזון הזה מתחיל בהודו, עובר דרך איחוד האמירויות, ערב הסעודית, ירדן, ישראל. हालांकि युद्ध के चलते एक्सपर्ट्स ने दोनों देशों के बीच कारोबार में गिरावट का अंदेशा जताया है, लेकिन जिस तरह से इजराइल में भारतीय मजदूरों की डिमांड है, उससे भारत और इजराइल के बीच कारोबारी रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। वो भी तब जब पत्रकारों की भीड़ थी। सवाल टोंटी वाला था, योगी से भी जुड़ा था। सवाल पूरा हुआ भी या नहीं हुआ? सवाल ये कि अखिलेश यादव को टोंटी वाला सवाल इतना क्यों चुभा? सवाल पब्लिक का में ये स्पेशल रिपोर्ट। का आरोप लगा था, अखिलेश यादव टोटी छोड़ रहे। किसने कहा? योगी आदित्यनाथ जी ने। ये टोटी कब मेरा पीछा छोड़ेगा? मेरा सीएम आवाज कब तक मेरा दिल तोड़ेगा? अरे अरे भैया, यूं ही नहीं ये लाइन लिखनी पड़ी है।
हुआ यूं कि आए तो थे अखिलेश यादव एमपी के पन्ना में समाजवादी प्रचार करने, लेकिन पन्ना में हीरा न मोती उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का गुड़गोबर एक पत्रकार बने भैया जी ने कुछ यूं कर दिया। योगी आदित्यनाथ अजयगढ़ आए थे और इन्होंने आपके ऊपर और कांग्रेस पर जमकर के डांच किया। अरे उनसे केवल इतना पूछ लेते चोर का आरोप लगा, तो अखिलेश यादव टोटी चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, मैं पत्रकार, मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा। अब जो दर्शक अखिलेश यादव का टोटी वाला कनेक्शन भूल गए हों, उन्हें याद दिला दें कि 2017 में यूपी का सीएम आवास खाली करते वक्त आरोप लगा था कि सीएम आवास की टोटी तक चुरा ली। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के सारे किए कह राय पर पानी फेरने का मूड बना चुके अखिलेश यादव के सामने एक बार फिर टोटी का सवाल आया तो अखिलेश भड़क गए। योगी आदित्यनाथ जी भड़क ही नहीं गए बल्कि फट पड़े, बिल्कुल धमाका करने के अंदाज में। मैं पत्रकार, मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा। टोटी का सवाल पूछने वाले उस पत्रकार के नजरिए पर अखिलेश का गुस्सा भड़का था, लेकिन जरिया बन गया उसका चश्मा, जो महंगा भी था लेकिन अखिलेश के मुताबिक नकली भी था। तुम बीजेपी के एजेंट हो और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा न लगाए होते तुम। सर इसकी फोटो खींचो जरा, खींचो फोटो। अपना नाम क्या है सर? नूर काजी। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी सर। नूर काजी। मुस्लिम हो आप? जी सर। ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं सर, आरोप लगाए गए आपके ऊपर। नहीं, गलत बात है, इतना झूठ मत बोलो। इस टोटी ने अखिलेश यादव को बीते 6 साल में कई बार छकाया है। 2019 के चुनाव में तो ये बीजेपी का मुद्दा ही बन बैठा था। कोई कोयला खाएगा, कोई टेलीफोन में घोटाला करेगा, कोई सेना के साजो सामान में लूट करेगा। यहां तो ऐसे लोग हैं जो ईंट, पत्थर, बालू, रेत, जमीन और ताजमहल और टोटी तक को नहीं छोड़ते। बसपा की सरकार में गरीब का मकान नहीं बनता था, मोहन जी का बंगला बहुत बड़ा बन गया। गोवा का मकान बहुत बड़ा बन गया था और सपा की सरकार आई तो बबुआ ने भी बहुत बड़ा मकान बना दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी मकान है, सरकारी जमीन है, खाली करो, तो उसने टोटी पर अगर बीजेपी के हमले पर हमले हुए तो अखिलेश की सफाई पर सफाई भी है। सिर्फ सफाई ही नहीं आई, पलटवार भी उन्होंने किया। उनको कहा कि हम टोटी दे करके चले गए, हमने भी तय कर लिया है जब ये लखनऊ वाले ठोकीदार चले जाएंगे तो अधिकारी वैसे ही जाएंगे और जब तक चिलम ढूंढ के नहीं लाएंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, वो ढूंढते ही रहेंगे चिलम। भाई ये टोटी और चिलम का मामला है, बीच में किसी का मामला नहीं है। एक समय टोटी यूपी का ऐसा बड़ा सियासी मुद्दा था कि अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटी लेकर पहुंच गए थे। मैं टोटी लेकर के आया हूं और टोटी इसलिए लेके आया हूं कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूं, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। ये टोटी अखिलेश यादव के लिए ऐसा जख्म है जिसका नमक मानो खुद उनके भीतर ही। दिसंबर 2022 में मैनपुरी में डिंपल यादव की रिकॉर्ड जीत के बाद अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि जो उनके सामने टोटी टोटी करते हैं उन सब का नंबर आएगा। भाजपा लोग हमें टोटी नहीं बोलते थे, ये जितने बोलते थे टोटी टोटी टोटी, इन सब पे कार्रवाई होगी समय आने पर। वो तो सब डॉक्यूमेंटेड है हम लोगों का। अब टोटी टोटी करने वालों का हिसाब करने की बात यूपी में हुई थी, लेकिन गलत नंबर एमपी के पन्ना में डायल हो गया।
अगर इस तरह के आदमी पत्रकारिता करेंगे तो बिके हुए लोग हैं, बिके हुए लोग हैं। भाई बिके हुए लोगों को मत आप बुलाया करो। पिछले चुनाव और सुनो, सुनो बेटा, सुन, इधर सुन। ये जो बोल रहा है मुझे नहीं पता पत्रकार है कि नहीं है। अगर मैं मान लेता हूँ ये पत्रकार है, ये बताओ, यही तो लड़ाई है सामंतवादी और मनुवादी की। शांत रहे। जैसे मैं हूँ, जब मैंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो बताओ गंगा जल से धुलवाया था बीजेपी ने। उसी मुद्दे में सर सोचो, बीजेपी ने गंगा जल से धुलवाया। क्या नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे हों और नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों, बोलो गंगा जल से धुलवाया हो? मैं मन से कहूंगा ये बात। पन्ना के अजयगढ़ की जनसभा का माइक दोबारा ऑन करवाकर ही अखिलेश ने दम लिया। टोटी से शुरू हुई बात एक बार फिर गंगा जल तक पहुंची। गंगा जल के बहाने पिछड़ों की सियासत में सामंतवाद के छौके पर चौका लग गया। जिन्होंने भी हम लोगों को गंगा जल से घर धुलवाया है, समय आने पर पीने वाले वोट डाल डाल करके इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम लोग लड़ाई जीतेंगे। एमपी के पन्ना में अखिलेश यादव को टोटी वाली बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बुरी लगी कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया एक्स के हैंडल से मध्य प्रदेश पुलिस और डीजीपी एमपी को टैग करके उस पत्रकार वार्ता की एक फोटो साझा की गई। इसमें लिखा गया, मध्य प्रदेश के अजयगढ़ में पन्ना विधानसभा की सभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में पत्रकार के भेष में पहुंचा आपराधिक किस्म का संदिग्ध व्यक्ति। मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे और बताए ये अपराधी प्रेस वार्ता में कहां से आया। वैसे पन्ना में अखिलेश यादव से टोटी वाला सवाल योगी आदित्यनाथ के आरोपों के हवाले से पूछा गया था। योगी आदित्यनाथ अजयगढ़ आए थे और इन्होंने आपके ऊपर और कांग्रेस पर जमकर के राज किया। अरे उनसे केवल इतना पूछ लेते चोर का आरोप लगा था, अखिलेश यादव चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। पता नहीं ये एमपी के चुनाव की गर्मी थी या वाकई टोटी वाले सवालों से वो बेहद आजिज आ चुके हैं। लेकिन टोटी हो या सांड, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच आरोपों के नोकझोंक के बीच हंसी फुहारे तो छूटते ही रहते हैं। अभी अगस्त 2023 में सांडों के ऊपर उत्तर प्रदेश की विधानसभा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के वाक द्वंद्व पर लोट-पोट हो रही थी। ये जो जाने जा रही हैं, कभी गुलदार से, कभी टाइगर से, टाइगरेस से या कुत्तों से और कभी सांड से। नेता सदन सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। हाँ, हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की। हम तो करते ही। शिवपाल जी क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना? तो कुछ तो समझाया करो। यूपी विधानसभा में इसी दौरान अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ के संवाद में भी अखिलेश पर तंज तो था, लेकिन थोड़ी चुहल भी थी, हास्य विनोद भी था। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। बहरहाल टोटी का मसला वाकई पुराना है। एमपी के चुनाव से उसका कोई सीधा कनेक्शन भी नहीं, सिवाय इसके कि इसे भ्रष्टाचार का एक सिंबल बनाने की कोशिश हो। लेकिन आजकल मुद्दे भी सियासी नहीं रह गए हैं। सियासी माहौल में अब इतना प्रदूषण है कि बस आरोपों की धुंध उड़ती है। मसलन सूत न कपास, लेकिन जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। जेल में बैठे बैठे संजय सिंह को कोई गुप्त ज्ञान हो गया है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग।
सर क्या घटना, क्या एंटीसिपेट कर रहे हैं? बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।